गाइस, वेलकम टू द केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे जो एमीन निर्माण की जो बची हुई अभिक्रियाएं हैं वो पढ़ेंगे। उसके साथ हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे या भौतिक अवस्थाएं पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कर्टियस अभिक्रिया। कर्टियस अभिक्रिया में क्या है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कर्टियस अभिक्रिया है वो अम्ल क्लोराइडों की अभिक्रिया होती है। अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया हम सोडियम एजाइड या धातु एजाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो धातु एजाइड है उससे धातु और अम्ल क्लोराइडों का Cl धातु क्लोराइड के रूप में अलग हो जाता है या मेटल क्लोराइड के रूप में अलग हो जाता है। और जो उत्पाद है वो सबसे पहले उत्पाद बनता है एजाइड। किसका? अम्ल एजाइड बनता है। जो अम्ल एजाइड बन रहा है उस अम्ल एजाइड को हम गर्म करते हैं तो साइनेट का निर्माण होता है एक नाइट्रोजन N2 अणु के निष्कासन से। वह साइनेट है फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है और क्या बनाता है? एमीन का निर्माण करता है। देखिए क्या होता है। RC डबल बॉन्ड O, ये होगा एसिड क्लोराइड, और एसिड क्लोराइड का रिएक्शन हमने करवा देना है सोडियम एजाइड के द्वारा। एजाइड का रिएक्शन, एजाइड की स्ट्रक्चर कैसे होती है? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ होता है और यहाँ पर जुड़ा रहता है सोडियम। तो ये हो गया एजाइड का स्ट्रक्चर। ये एजाइड इसके साथ रिएक्शन करता है और बना लेता है अम्ल एजाइड। तो यहाँ पर हो गया RC डबल बॉन्ड O N3 प्लस NaCl। ठीक है। इसको जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O N3 और इसको हीट देते हैं तो ये N2 यहाँ से निष्कासित होता है। ये डाई नाइट्रोजन यहाँ से निष्कासित होने से बन जाएगा RN ट्रिप डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड N। क्या बन गया है ये? एल्किल आइसोसाइनेट। क्या बन गया है? आइसोसाइनेट बना है। ये आइसोसाइनेट है फिर से रिएक्शन करता है किसके साथ? R डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड आइसोसाइनेट रिएक्शन करता है। 2 मोल आप KOH ले सकते हो या 2 मोल आप NaOH ले सकते हो, जो आपकी इच्छा है वो ले लेंगे। तो जैसे ही हम इसे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर RNH2 प्लस K2CO3 या Na2CO3 का फॉर्मेशन हो जाता है। अर्थात यहाँ देखिए ये अभिक्रिया सेम हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया के समान है। उसमें भी यहाँ देखो एक कम कार्बन संख्या वाला जो एमीन प्राप्त होता है और इसमें भी एक कम कार्बन संख्या वाला एमीन प्राप्त होता है। रिएक्शन है इस प्रकार से स्केलेटन। अब इसके अंदर अभिक्रिया देखें हम तो किस प्रकार से होगी। देखो हमने लिया मेथेनेमाइड ले लिया, यहाँ पे सॉरी एथेनेमाइड लिया है, मेथेनेमाइड होता नहीं है, एथेनेमाइड ले लिया। यहाँ पे एथेनेमाइड का रिएक्शन हमने करा दिया, सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन करवाया तो बन गया एसीटो एजाइड। क्या बन गया? यहाँ पे एसीटो एजाइड बन गया है और NaCl का यहाँ से निष्कासन हो गया है। ये जो एसीटो एजाइड बना है ये एसीटो एजाइड गरम करते हैं और नाइट्रोजन गैस का ये N2 गैस यहाँ से रिलीज कर देता है। क्या बना लेगा? CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, मेथिल आइसोसाइनाइड साइनेट सॉरी मेथिल आइसोसाइनेट। ये मेथिल आइसोसाइनेट है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो ये बना लेता है CH3NH2 और प्लस में बनाएगा Na2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देंगे तो पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेता है और एक कम कार्बन संख्या वाला प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। एक हमने स्मिट अभिक्रिया ली थी।
स्मिथ रिएक्शन ली थी। स्मिथ रिएक्शन में क्या था कि हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन ली थी, और कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन है वो HM3 के साथ या हाइड्रोजोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई थी, और हमारे पास बना था RNH2 प्लस CO2, ठीक है, और प्लस में क्या बना था N2। ये रिएक्शन प्राप्त हुआ था हमारे पास, जो ये मेनली किसका है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है वो हाइड्रोजोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्राथमिक एमीन का फॉर्मेशन होता है, जिसमें एक कार्बन की संख्या कम होती है पहले वाले से, ठीक है। तो यहाँ पर ये एमीन फॉर्मेशन का रिएक्शन हो गया, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी हो गई है, कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी हो गई है, ठीक है। अगली रिएक्शन है ऑक्सीजन के द्वारा। इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन। हमने एल्डिहाइड और कीटोन लेना है, अर्थात ये कार्बोनिल ग्रुप वाला कोई भी यौगिक लेना है, एल्डिहाइड अथवा कीटोन। ये कार्बोनिल ग्रुप वाला एल्डिहाइड अथवा कीटोन इसके साथ रिएक्शन करता है, तो देखो किस प्रकार से करेगा, ये इस प्रकार से करता है। यहां से जल के अणु का एक निष्कासन होगा, और जैसे जल के अणु का निष्कासन होगा तो ये इस प्रकार से बन जाएगा C डबल बॉन्ड N और OH। यहां पर कीटोन लेते हैं तो कीटोक्सिम बन गया है, और हाइड्रोक्सिल एमीन रिएक्शन करता है इसके साथ ही तो कीटोक्सिम बन गया, और यदि यहां पर एल्डिहाइड ले लेते हैं तो एल्डोक्सिम बन गया, ठीक है। यानी ये इसका स्केलेटन है रिएक्शन का। यदि हम यहां पर एल्डिहाइड लेते हैं जिसमें कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप वाला कोई भी कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड और कीटोन किसके साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करता है। हाइड्रोक्सिल एमीन क्या बनाता है, ऑक्सिम। एल्डिहाइड लिया तो एल्डोक्सिम, और कीटोन लिया तो कीटोक्सिम का निर्माण कर लेता है, ठीक है। ये एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम जो बना है, इस एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम का हम क्या कर देते हैं, वापस से रिडक्शन कर देते हैं या अपचयन करते हैं। अपचयन करने के लिए मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि आपको क्या करना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है या अपचायक होता है, या आप क्या ले सकते हैं, सोडियम के साथ एथिल अल्कोहल ले सकते हैं। तो इन दोनों के द्वारा हम इसका अपचयन करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, एमीन प्राप्त हो जाता है। देखिए क्या होगा, नीचे लिख देता हूं मैं, C डबल बॉन्ड N और OH रिडक्शन करेंगे तो यहां पर हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट होगा, और आपने लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या क्या ले लें आप, सोडियम के साथ ये ले लिया आपने, एथेनॉल ले लिया है। यहां से हाइड्रोजन आएगा तो एक जल के अणु के साथ किसका एसिड हो जाएगा, और इनके साथ आ जाएगा। तो देखिए CHNH2 प्लस में H2O का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने रिक्वायर रहा, 2 तो ये हो गए, 2 और 1 3 और 1 4, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। अर्थात जो हमने इस ये ऑक्सीजन रिएक्शंस है, तो यहाँ पर पहले क्या होता है, मेनली यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के साथ ये बनता है। आप इस रिएक्शन में डायरेक्ट ऑक्सीजन ले सकते हो, जरूरी नहीं कि पहले ये पद लें, आप डायरेक्ट ये वाला पद ले लें कि आपका एल्डोक्सिम या कीटोक्सिम ले लें, और एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम का क्या कर दे, आप अपचयन कर दे। मैं दोनों तरीके से आपको रिएक्शन एक एक एग्जांपल लेके बताता हूं। देखिए जैसे मैंने एसिटाल्डिहाइड ले लिया, ये हाइड्रोजन इधर, एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन मैंने हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाई, तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराने पर देखिए क्या बन गया, ये एसिटेल्डोक्सिन क्या हो गया है, एसिड एल्डोक्सिन, ठीक है, एसिड एल्डोक्सिन बन गया है।
निष्कासन किसका हुआ है, एक जल के अणु का, तो मैंने यहां पर H2O लिख दिया है। ये एसिड एल्डोक्सिन है, फिर से रिएक्शन करता है, या इसको हम रिडक्शन कर देते हैं या ऑप्शन कर देते हैं। देखो CH3C, यहां पर H, डबल बॉन्ड N और OH। ठीक है, हमने लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन लेंगे, कितने लिए थे हमने, 4। और क्या लिया आपने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या हम एथिल अल्कोहल के साथ सोडियम ले लें, ये भी हाइड्रोजन रिलीज करता है, सोडियम एथिल अल्कोहल के साथ सोडियम लेते हैं तो ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा, और बन गया CH3 CH2 NH2 और प्लस में H2O। तो देखिए आप इस रिएक्शन को छोड़ सकते हैं, पहले पद को सीधा यहां से ले सकते हैं। एसिड एल्डोक्सिन लिया आपने और एसिड एल्डोक्सिन का आपने अपचयन कर दिया, रिडक्शन कर दिया, तो सीधा ये प्राप्त हो गया। ये आप रिएक्शन छोड़ सकते हैं। यदि आप कीटोन लेते हैं तो ये क्या लिया आपने, एसीटोन, रिएक्शन करवाया तो क्या बन गया, यहां पर क्या बन गया, यहां पर एसिटोक्सिन, क्योंकि एसीटोन लिया है तो एसीटोन से क्या बन गया है, एसिटोक्सिन। ठीक है, यहां पर भी ये एसिटोक्सिन अकेला ले सकते हैं, ये पद ना ले तो सीधा आ जाएगा। और यहां पर किसका निर्माण हो जाएगा, देखो सेकेंडरी एमीन का निर्माण हो, सॉरी आइसोएमीन का निर्माण हो गया, आइसोप्रोपिल एमीन बनाया। क्या बना यहाँ पे, आइसोप्रोपिल एमीन का निर्माण हुआ है। तो कौन सी रिएक्शन हो गई है, ऑक्सीजन के। यहाँ आप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ले सकते हैं। कीटोन लेते हैं ऑक्सीजन का निर्माण होता है, एल्डिहाइड लेते हैं तो भी ऑक्सीजन का निर्माण, या डायरेक्ट आप ऑक्सीजन ले लें और ऑक्सीजन का अपचयन कर दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, या किसके द्वारा करेंगे, सोडियम के साथ एथिल अल्कोहल के द्वारा, जिससे क्या प्राप्त हो जाएगा, अपचयन के द्वारा एमीन प्राप्त होता है। कीटोन लेते हैं, आइसो बन गया, एल्डिहाइड लेते हैं तो सीधी श्रृंखला वाला या स्ट्रेट चेन वाला यहाँ पर एमीन प्राप्त होता है। ओके, तो ये थे एमीन निर्माण के जो मेथड्स। और अगला देखते हैं हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में देखें हम भौतिक गुणों के अंदर देखें तो भौतिक गुणों में देखिए कि कार्बन की संख्या 1 या 2 वाले हैं। ठीक है, 1-2 वाले कौन से हो गए, जैसे यहां पर क्या हो गया, मेथेनेमीन ले लिया आपने। ठीक है, या क्या ले लिया, डाई मेथिलेमीन ले लिया आपने, इस प्रकार से। यानी कार्बन की संख्या 1 और 2 तक तो इनकी गंध है वो अमोनिया जैसी होती है। ठीक है, कैसी गंध है इसकी, अमोनिया जैसी। और किस अवस्था में होते हैं ये, गैसियस स्टेट के अंदर होते हैं, गैसीय अवस्था के अंदर होते हैं। और कार्बन की संख्या हम 3 से लेकर 17 तक लें, कार्बन की संख्या कितनी ले ली, 3 से 17 तक लें तो कैसा होगा, ये लिक्विड होगा या द्रव अवस्था के अंदर होगा। ठीक है, इनकी जो गंध है वो मत से, किसकी होगी, मत से या मछली के समान इनकी गंध होती है। कितने, जैसे प्रोपेन एमीन से लेकर हम 17 तक कार्बन वाले कोई भी एमीन लेते हैं, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, तो उनके अंदर जो गंध है, गंध तो होगी मछली के समान, और इसकी जो प्रावस्था है वो द्रव अवस्था में होती है। और कार्बन की संख्या हम 17 से अधिक लेते हैं तो कैसी होती है, सॉलिड या ठोस अवस्था के अंदर वो होते हैं। गंध इनकी भी है वो मत्स्य के समान या मछली के समान हो सकती है। एरोमेटिक यदि एमीन लें हम, कोई भी एरोमेटिक एमीन ले लें, जैसे NH3 जो एनिलीन है, तो ये होते हैं जहरीले होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। एमीन का यदि हम ज़्यादा मात्रा में सूंघ लेते हैं तो हमारी आंखों की जो आइरिस है वो प्रभावित होते हैं, और हमारी आंखों की रोशनी भी चली जा सकती है, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करते हैं। तो इनकी गंध है वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है।
विपरीत प्रभाव पड़ते हैं हमारे शरीर के अंदर, और ये जहरीले भी होते हैं। सर्वाधिक जहरीले कौन से होते हैं? एरोमेटिक एमीन है वो सर्वाधिक जहरीले होते हैं। तो ये हो गई इनकी गंध और प्रावस्थाएं। अब यदि हम देखें इसके बॉइलिंग पॉइंट, देखें इसका क्वथनांक, देखें इसका, तो हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, इसका आणविक भार बढ़ता है, वैसे वैसे इसका क्वथनांक भी बढ़ता है। परंतु इनके जो क्वथनांक है वो संगत इनके जो जिनसे मिलके बने हैं, जैसे एल्कीन है, एल्काइन है, इनके जो लगभग सेम जो मॉलिक्यूलर वेट है उनसे इनका ज्यादा होता है। कारण क्या होता है वो देखिए कि आपने R N लिया, यहाँ पे इधर H आ गया और इधर भी H आ गया और एक H इधर आ गया, ठीक है ना। अब ये जो H इधर आया है वो क्या होगा, इस साइड में किसी का भी हो सकता है। जैसे आपने N ले लिया, इधर H ले लिया, इधर R ले लिया, फिर क्या करेगा ये H ले लिया, इधर N आ गया, इधर H आ गया, इधर R आ गया। तो यहां देखें कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रखे हैं। यदि यहां पर ये सेकेंडरी है तो भी देखो एक R तो एक H तो आएगा, यहां पर भी यदि सेकेंडरी है तो एक H तो आएगा। टर्सरी है तो उसके अंदर हाइड्रोजन बंध नहीं पाए जाते। तो क्या होगा कि ये आसानी से एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो क्या होगा उससे, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन आबंध का फॉर्मेशन कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होते हैं। किनसे? एल्केन की अपेक्षा, एल्कीन की अपेक्षा या एल्काइन की अपेक्षा इनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। अब इनका हम कंपैरिजन करें खुद के साथ ही कि प्राथमिक का ज्यादा होगा, द्वितीयक का ज्यादा होगा या तृतीयक का ज्यादा होगा। तो देखें ये मैंने ले लिया प्रोपेनेमिन लिया, एक प्रोपेनेमिन ले लिया, दूसरा होगा यहाँ पे यदि इसको हम सेकेंडरी एमीन में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो गया है, एथिल मेथिलेमीन हो गया। और इसको हम टर्सरी में कन्वर्ट करना चाहें तो CH3, इधर भी CH3, और ये क्या हो गया, ट्राइमेथिल एमीन का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर देखो ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, तो तीनों को कंपैरिजन करें तो यहाँ देखो इसकी चेन स्ट्रेट है, लंबी श्रृंखला है। यहाँ पर क्या हो गया, ये शाखित हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया, ये शाखित हो गया। इनमें जैसे जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के रूप में कन्वर्ट होते हैं तो वैसे वैसे इनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाते हैं, ठीक है। अर्थात प्राइमरी का सर्वाधिक बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसके बाद किसका होगा, सेकेंडरी का, और उसके बाद किसका होगा, टर्सरी का। तो ये होगा इनके बॉइलिंग पॉइंट। मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। अब देखें हम इसके विलेयता को, सॉल्युबिलिटी के अंदर देखें तो ये जल के अंदर जिसकी कार्बन की संख्या कम है वो जल के अंदर विलेय होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। और जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है तो हाइड्रोफोबिक या एल्किल ग्रुप जैसे जैसे बढ़ता है, एल्किल ग्रुप बढ़ने से विलेयता या सोल्युबिलिटी है वो सभी की क्या होती है, कम होती है। इस बात को ध्यान रखना है कि कोई भी आप कंपाउंड लेते हैं उसके अंदर यदि एल्किल ग्रुप बढ़ रहा है, क्योंकि एल्किल ग्रुप क्या होता है, जल विरागी कौन से होते हैं, जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते या जल के साथ विलेयता कम होती है उनकी। तो जल विरागी या हाइड्रोफोबिक यदि जो एल्किल ग्रुप में वृद्धि होती है तो उसकी विलेयता में कमी होती है, ठीक है। तो जैसे से इनमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जल के अंदर ये कम विलेय होंगे या बिल्कुल ही विलेय नहीं होंगे। और जो एरिल एमीन है वो पूर्णतः जल के अंदर, ठीक है, जबकि एल्किल एमीन है वो कम कार्बन संख्या वाले जल के अंदर होते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि क्या करते हैं, इस प्रकार से जो हाइड्रोजन उपस्थित है वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बंध का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन आबंध बना लेने के कारण ये जल के अंदर क्या होते हैं, विलेय होते हैं। और जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ता है तो वैसे वैसे हाइड्रोजन आबंध बनने की प्रकृति कम हो जाती है। जब मेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का जो नेचर कम होगी तो उस काम से इनका जो सोल्युबिलिटी है वो भी कम होती जाती है। जबकि एरोमेटिक एमीन है वो क्या होते हैं, जल के अंदर पूर्णतया अविलेय होते हैं।
कंप्लीटली इनसॉल्यूबल इन वाटर होते हैं। जब ये ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है या कार्बनिक विलायक है उनके अंदर यदि हम घोलते हैं तो सारे के सारे क्या होते हैं, विलय होते हैं। ठीक है।